हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल द मैसॉन्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों क्या सीखा था? सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करा था। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमने वेपर प्रेशर बताया बच्चों। वेपर प्रेशर के बाद सेकंड वीडियो में हमने वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कराया था बड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन कराया था। मतलब कहने का क्या है कि वेपर प्रेशर, आई थिंक अगर आपने दोनों वीडियोस को देखा है तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अच्छा। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने एक बात और डिस्कस की थी, क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ओके, क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का इस वीडियो में हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से पहले हम बताएंगे कि क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होती है। उसकी मदद से हम क्या निकाल के लाएंगे? क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन निकाल के लाएंगे। अच्छा, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से पहले मैंने लिखा है क्लेपेरॉन इक्वेशन, जो कि एक फेज चेंज के लिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या, कि फेज चेंज के लिए जो इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारी क्लॉजियस, सॉरी, क्लैपेरॉन इक्वेशन है। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वर्ड आया बच्चों फेज। सबसे पहले हमें समझना है फेज क्या होता है। तो फेज इज, मतलब फेज के बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो नॉर्मली क्या कहते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज। अच्छा, ये तो होता ही है। ठीक। तो हम अगर डेफिनेशन पे जाएं, क्योंकि हमें डेफिनेशन का फील लेना है, तो डेफिनेशन इज व्हाट, क्या बोल रहा है बच्चों? पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, डेफिनेशन तो मैंने पढ़ दी। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, क्या यार सॉलिड लिक्विड गैस एक फेज है, ठीक है, क्या सॉलिड के अंदर ही दो फेज नहीं हो सकते? बोलो, हो सकते हैं ना? मतलब वो वाली बात बताएंगे। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस इसी को फेज मानते हैं। नहीं 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 नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस फेज है, अच्छी बात है, लेकिन फेज का कुछ और क्राइटेरिया भी है जो मैंने अभी पढ़ा। ठीक, तो फेज का क्राइटेरिया क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में जो भी हमारे पास सब्सटेंस में मटेरियल है, उसकी कॉम्पोजिशन पूरे ही कंपाउंड में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो करना चाहिए पूरे कंपाउंड में। थ्रू आउट का मतलब पूरे कंपाउंड में। क्लियर? इसे इसको उसको बोलते हैं बच्चों हम फेज। तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस तो सभी को पता है फेज होते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ठीक। तो सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा जैसे हम बात करें डायमंड की, डायमंड कार्बन का एक कंपाउंड है। वेरी गुड। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है। तो डायमंड एक अलग फेज है, ग्रेफाइट एक अलग फेज है, लेकिन दोनों हैं तो सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर कार्बन के दो फेजेस हो गए। कार्बन का एक कंपाउंड है डायमंड, डायमंड में सारी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहती हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहती है ग्रेफाइट की और डायमंड की। ठीक। तो अगर हम अलग से डायमंड की बात करें, अलग से ग्रेफाइट की बात करें, तो ये दो अपने आप में एक अलग अलग फेज हैं। बात समझ में आ रही है तो दोनों सॉलिड, अब केवल सॉलिड के अंदर ही दो फेज अलग हो गए। ठीक। अगला एग्जांपल मैंने लिया है। अच्छा, सल्फर की बात करें तो सल्फर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम पी ब्लॉक पढ़ते हो तो पी ब्लॉक के अंदर बताया जाता है एसिड फॉर्म जो होता है वो क्राउन शेप्ड का होता है। ठीक। ये तो एक जनरल बात है। तो हम बात यहाँ फेज की कर रहे हैं। तो S8 की दो फॉर्म्स हैं। S8 रोम्बिक होता है, एसिड मोनोक्लिनिक होता है। अब बात आप में से पूछने लोगों कि यार ये रोम्बिक क्या होता है, ये मोनोक्लिनिक क्या होता है? ये इन फेज के नाम हैं। जो एसिड है, एसिड की जो रोम्बिक फॉर्म है उसका नाम होता है क्या, सॉरी, एसिड एक रोम्बिक फॉर्म है, रोम्बिक फेज है, और एक मोनोक्लिनिक फेज है। अच्छा, ये कहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों? ये सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर हम यहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ब्रेविस लैटिस, तो या फिर लैटिस स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हम अलग अलग फॉर्मेट बताएंगे। रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मतलब ये सारी वहां पे मोनोक्लिनिक, ये सब चीजें हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? सॉलिड स्टेट में। फिलहाल अभी हम फेज को समझा रहे हैं। तो सल्फर के दो फेज हो गए, एक तो रोम्बिक फेज हो गया और एक मोनोक्लिनिक फेज हो गया। अच्छा, और एक एग्जांपल मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, वाटर। अब बच्चों, वाटर सॉलिड में भी होता है, वाटर लिक्विड में भी होता है, वाटर गैस में भी होता है। तो तीनों फेजेस, इसके कितने फेज हो गए? तीन फेज हो गए वाटर के। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक। सॉलिड में वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखेगा, गैस आ जाएगी तो गैस के अंदर पूरी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखेगा। ठीक। और जो हमारा लिक्विड है तो पर्टिकुलर लिक्विड, मतलब वाटर होगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखेगा। तो वाटर के सॉलिड, लिक्विड, गैस इज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन फेज।
क्लियर हो गया? तो आई थिंक फेज समझ में आ गया होगा कि फेज क्या होता है। ये छोटी सी डेफिनेशन बच्चों नोट करो इस बात को। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर फेज। क्लियर है? अच्छा, फेज समझ गए। अब हम क्लैपेरॉन इक्वेशन पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, मैं फिर यहाँ पे क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको समझाता हूँ। ठीक है, नोट डाउन दिस। इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन हम बताएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे डराइव होती है। तो मान लेते हैं कि बच्चों फेज चेंज की बात कर रहे हैं, फेज चेंज की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम यहां से लिखते हैं कि मान लो कि ए से बी की कोई रिएक्शन हो रही है। बहुत बढ़िया, ए से बी की रिएक्शन हो रही है। अब ए से बी की रिएक्शन हो रही है तो हम गिब्स फ्री एनर्जी को लेके चलते हैं। अगर अभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुई है तो ए और बी की रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी ए और बी की दोनों की डिफरेंट रहेगी। हम बोल सकते हैं बच्चों क्या कि जी ए, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, जी ए, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, जी बी है। वेरी गुड। अच्छा, अब बच्चों हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई है। तो एस्टैब्लिश होने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम क्या बोल सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो। एट इक्विलिब्रियम बच्चों डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा जी जीरो हो गया। वेरी गुड। तो डेल्टा जी कैसे जीरो हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या है, जीरो हो गया। तो हम आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाते थे, मतलब आपने पढ़ा होगा, हम तो पढ़ाते ही हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ाते हैं कि डेल्टा जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मतलब जीबी माइनस जीए करते हैं। तो जीबी माइनस जीए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और ये डेल्टा जी है, और डेल्टा जी कितना हो गया, जीरो। अच्छा, इधर ले जाओ, जी बी इज इक्वल टू जी ए हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और इधर साइड में रख लेते हैं हम इधर। वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि हमने क्या करा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ली। अब हम टेम्परेचर और प्रेशर को हल्का सा वेरी कराते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी कराएंगे बच्चों, ध्यान से समझो, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई तो इक्विलिब्रियम वापस से आएगी, लेकिन वो नई इक्विलिब्रियम होगी। ये पुरानी वाली इक्विलिब्रियम नहीं होगी, वो एक नई इक्विलिब्रियम होगी। इज इट क्लियर? तो हम लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ए से बी बन रहा था, ए से बी बन रहा था। मान लो कि स्टार्टिंग में क्या था, ये जीए और जीबी था। ठीक, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर को वेरी कराएंगे तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी तो वेरी हो जाएगी। बोलो यस और नो। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी वेरी होगी, कितनी हो जाएगी, डी जी ए एंड डी जी बी। यहां तक गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। बहुत बढ़िया, तो गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। अब हम फिर से बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम विल रीस्टेबलाइज्ड। ठीक है, दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी, तो जैसे जीए और जीबी इक्वल थे वैसे ये दोनों चीजें भी इक्वल हो जाएंगी। वेरी गुड। तो जीए प्लस डीजीए इज इक्वल टू जीबी प्लस डीजीबी, और जीबी से जीबी कट गया बिकॉज ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। बोलो समझ में आ रहा है, जीबी जीए से जीबी कट गया। अब क्या बचा, डीजीए इज इक्वल टू डीजीबी। इसको हमने मान लिया बच्चों इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन इक्वेशन सेकंड मान लिया बच्चों। अब इक्वेशन सेकंड में अब गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हमने मतलब आपने पढ़ रखा होगा इक्वेशन वीडीपी, वीडीपी माइनस एसडीटी, एसडीटी। अच्छा, ये आपने पढ़ रखा है डेल्टा जी डीजी, डीजी इज इक्वल टू वी डीपी इज इक्वल माइनस एसडीटी। ये आपने आई थिंक पढ़ रखा होगा, ये रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स है ये बच्चों। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इतनी बात नोट करो बच्चों, इतनी बात नोट करो, फिर मैं इसके आगे इक्वेशन को डेराइव करता हूं। यहां तक नोट करो, फटाफट से यहां तक नोट करो। यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ समझ के नोट करो। मैं एक बार एक और समझा देता हूं कि पहले इक्विलिब्रियम थी, उनकी गिब्स फ्री एनर्जीज अलग अलग थी, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुई तो जीए इज इक्वल टू जीबी हो गया। ए से बी फिर से दोबारा से हमने डिस्टर्ब कर दी इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब करने के बाद फिर से रीस्टैब्लिश हुई, तो रीस्टैब्लिश होने के बाद फिर ये कंडीशन आ गई। ठीक, अब हम आगे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके डिराइव करेंगे। फटाफट से आप इसे नोट करो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? तो नोट करने के बाद मैं इधर का थोड़ा सा रफ कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। स्पेस बना लेते हैं।
तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स की। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि डीजी है, तो डीजी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए डीपी माइनस एस ए डी टी इज इक्वल टू डी जी बी की जगह मैं सिमिलरली बी की फॉर्मेट में लिख दूं, वी बी ओके डीपी माइनस एस बी और dt, ठीक है, ये आ गया, ये लाइन आ गई। बस ए और बी में हमने इसको रख के दोनों dg और dgb की जगह पर ये रख दिया, बहुत सिंपल है। अच्छा अब इसमें क्या करो, dp की टर्म एक तरफ ले आओ, अगर मैं dp इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और va माइनस vp, वेरी गुड, va माइनस vp, वेरी गुड, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, va माइनस vb, वेरी गुड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dp आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, फिर आप इस टर्म को कहां ले जाओगे, उधर ले जाओगे तो ए की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एस ए माइनस एस बी, वेरी गुड, एस ए माइनस एस बी आ गया, बहुत सही है। एस ए माइनस एस बी कॉमन क्या आ गया था, डी टी, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या हम dt को इसके नीचे ले जाएं, हाँ, तो dp ओवर dt आ गया, dp ओवर dt आ गया, तो हम बोलेंगे एस ए माइनस एस बी डिवाइड बाय वी ए माइनस वी बी। ये क्लियर हो गया, माइनस कॉमन लेके काट दो, माइनस कॉमन लेके काट दो, तो dp ओवर dt इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए डिवाइड बाय वी बी माइनस वी ए, ये आ गया। अच्छा इसको सही से लिख लेते हैं, सही से कैसे लिखोगे जरा देखो, dp ओवर dt, dp ओवर dt, अच्छा एस बी, बी क्या है रिएक्टेंट, ए क्या है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस, वेरी गुड, डेल्टा एस डिवाइड बाय नीचे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, ये इक्वेशन आ गई, इसी को बोलते हैं क्लेप्रेयन इक्वेशन, वेरी गुड। क्लैप्रियन इक्वेशन हमने यहां पे बताई आपको, इसको बोलते हैं क्लैप, क्लैप मतलब ताली नहीं, ताली नहीं बजानी है बच्चों, क्लेप्रियन, क्लेप्रोन, क्लेप्रियन इक्वेशन, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, क्लेप्रियन इक्वेशन, ठीक है। और ये किसके लिए यूज की जाती है, मैंने आपको बताया था फेज चेंज के लिए यूज की जाती है बच्चों, फेज चेंज, जब भी फेज चेंज हो रहा होगा इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, इसी की मदद से क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन डराइव होगी, पहले क्लैप्रियन आती है और क्लैप्रियन से क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन को डराइव करेंगे बच्चों हम, बात समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इस डेरिवेशन को नोट करो, इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट डाल लो, अब आगे इसे रफ करके हम क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन को डिराइव करेंगे, नोट डाउन दिस, ठीक है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया, तो इसको मैं हटा रहा हूं। ओके बच्चों, ठीक है, तो क्लॉजियस सॉरी क्लैप्रियन इक्वेशन आ गई, अब क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन को डेराइव करके लाना है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, हाँ ऑफ कोर्स यार, इन डेरिवेशन के बीच बीच स्टेप से कभी कभी ना क्वेश्चन बना रहता है, किसी भी बीच के स्टेप को उठा के रख देता है, उसमें इक्वेशन है, अब आपने डेरिवेशन कर रखा होता है ना, तो आपको एक फील आता है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, डेरिवेशन पूछे जाते हैं क्या, अरे नहीं ऑब्जेक्टिव आता है, डेरिवेशन क्यों पूछ जाएंगे, लेकिन डेरिवेशन करने से एक फील आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ हमें इसके पीछे का मैकेनिज्म या इसके पीछे का डेरिवेशन सब कुछ पता है, कहीं से क्वेश्चन को मोल्ड करो, चीजों को पता मतलब चीजें हम कर पाएंगे, यही एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेशन जिसका इंपॉर्टेंट है उसको मैं कराऊं, ठीक है, आप भी जानने की कोशिश करा करो बच्चों, ठीक, ओके। मैं अब डिराइव कर रहा हूं बच्चों, हाँ मैं डिराइव कर रहा था क्लॉजियस क्लैप्रियन इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें वाटर लेना पड़ेगा, एक फेस चेंज तो दिखाना पड़ेगा ना बच्चों, हमने H2O लिक्विड से H2O गैस ले लिया, इस फेस चेंज को लेके हम डिराइव करते हैं, कोई भी एक फेस चेंज ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो बच्चों आप, ए भी ले सकते हो, लेकिन हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट आपने याद करी थी क्या क्लैप्रियन इक्वेशन, तो उसको तो लिख ही लो क्योंकि क्लैप्रियन से तो निकलेगी, तो डीपी ओवर dt, डीपी ओवर dt, ठीक है, वेरी गुड, तो डीपी ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, बोलो बच्चों डेल्टा वी था, यही तो इक्वेशन थी,
हाँ यही थी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं क्या? हाँ लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो। डेल्टा एस को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो वही गैस माइनस वी लिक्विड। बोलो, लिख सकते हैं ना भाई? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गैस है तो वॉल्यूम गैस का, और यहाँ क्या है? वॉल्यूम लिक्विड का है। ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों एक थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन से पहले आप ये समझो कि जब हम वेपोराइजेशन कर रहे हैं, मतलब गैस में बदल रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू गैस। ज्यादातर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम ये बोलेंगे कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल ले लेते हैं। अच्छा, अब ये नहीं बोल रहे, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया। हम ये नहीं बोल रहे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा नहीं बोल रहे। हम ये बोलते हैं अगर गैस लो बच्चों, तो गैस का तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ना। अगर मान लो 1 ग्राम लिक्विड ले, तो 1 ग्राम तो थोड़ा सा होगा, ये ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 ग्राम लिक्विड है तो 1 ग्राम लिक्विड तो थोड़ा सा होगा। ओके, जब थोड़ा सा लिक्विड होगा तो उस थोड़े से लिक्विड की भी गैस तो बहुत बड़े एरिया में फैलेगी। मतलब गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ये ज्यादा करेक्ट है। वो जो मैक्सिमम वाली बात बोल रहा था उसको हटा देंगे, ठीक? वो करेक्ट नहीं है, वो मत पढ़ना। मतलब ये है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो लिक्विड के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। तो हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, लिक्विड के वॉल्यूम को हटा सकते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा एस डिवाइड बाय वी गैस। कैसे बोल सकते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V गैस इज मच मच ग्रेटर देन V लिक्विड, जिसकी वजह से हमने क्या करा कि लिक्विड के वॉल्यूम को छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पड़ी होगी बच्चों, डेल्टा एस। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी। ये रिलेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है ये। ठीक, तो हम डेल्टा एस की जगह ये प्लेस करते हैं, तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं आराम से। तो डेल्टा एस की यहां पे देखते हैं क्या बनी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में डेल्टा एस की वैल्यू रखो, डेल्टा एच अपॉन टी। वेरी गुड, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी रख दिया भाई। अच्छा, यहाँ पे वीजी तो पहले से है ना, तो वीजी यहाँ पे आ गया। वेरी गुड। अब बच्चों आइडियल गैस, अब गैस की बात चल रही है, वीजी क्या है? गैस ही तो है, गैस का वॉल्यूम है, और गैस का वॉल्यूम हम आइडियल आइडियल केस लेके चले तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। ठीक है, 1 मोल के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एन को हटा दे, पीवी इक्वल टू आरटी ही बोल दूं। ठीक है, तो वीजी, अगर मैं यहां से वीजी निकालूं तो आरटी बाय पी आ गया। वेरी गुड, आरटी बाय पी। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे रख रहा हूं वीजी की जगह पे, ध्यान से समझो, यहां पे रख रहे हैं। जब देखो डीपी, डीपी ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी तो है ही, और आरटी और आ गया, इनटू पी ऊपर चला गया तो पी ये आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डीपी ओवर dt इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? आर टी स्क्वायर डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय आर टी स्क्वायर इंटू डीपी, सॉरी पी इंटू पी। अब पी को इसके नीचे ले जाओ, पी को इसके नीचे ले जाओ, तो डीपी अपॉन में पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन अपॉन आर टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इंटू डी टी। वेरी गुड, सॉरी D5 क्यों लिख दिया, डी टी। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों क्या रह गया? डिफरेंशियल आ गया, इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेट मारो, कहां से कहां तक? P1 से P2 तक, ये इंटीग्रेट मारो। ठीक है, इसको T1 से T2 तक, ये तो कांस्टेंट है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन हम कांस्टेंट ही मानते हैं ना, मैक्सिमम अमाउंट डेल्टा एच कांस्टेंट मानते हैं, तो टी और टी ये चीज का इंटीग्रेशन होगा, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब माइनस 1 अपॉन टी। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस 1 अपॉन टी। ठीक, तो और डेल्टा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln p, और p2 से p1 तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ऐसे, ln p2 माइनस ln p1, लिमिट भी रख दी। ठीक, लिमिट रख दी है। अब लिमिट रखने के बाद इधर देखो माइनस 1 अपॉन टी, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर, और क्या है? माइनस 1 अपॉन टी, लिमिट लगा दो T1 से T2। ठीक है, और इसको नीचे कर दो, ln P2 ओवर P1 डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर। जब तुम लिमिट लगाओगे
तो क्या आ जाएगा, लिमिट T2 और T1 लगाओगे 1/T1 माइनस 1/T2। तो दिस इज द क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एक बार सभी बच्चे देख लो इसे, देख लो सब बच्चे, पूरा डेरिवेशन कर दिया है। एक बार दोबारा समझा दूंगा, दोबारा समझो। फेस लिया, फेस चेंज लिया, क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखी, डेल्टा एस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट Vg माइनस VL, गैस का वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड के वॉल्यूम से, गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में लिक्विड के वॉल्यूम को छोड़ दिया, ये आ गया, सॉरी क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। अच्छा, डेल्टा एस की वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स से आई तो हमने यहां पे रख दी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी। अच्छा, आइडियल गैस मान के कर रहे हैं क्वेश्चन, तो Vg की वैल्यू आ गई RT अपॉन पी, RT अपॉन पी यहां रखी, इधर उधर करा, सब डिफरेंशिएट करा और आपका डेरिवेशन हो गया। तो दिस इज अ क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। बोलो क्लियर हो गया? क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बार देख लो, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इक्वेशन मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने बोला था कि मैं इसका डेरिवेशन आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगा। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको हटाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गई, मैं लिख देता हूं बच्चों। टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है? पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई क्लॉजियस इक्वेशन, क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लेपेरॉन क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई। क्लेपेरॉन इक्वेशन में क्या था कि डीपी ओवर, क्या था बच्चों, डीपी ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। एक तो इक्वेशन ये याद रखनी है ITJE के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आ गई क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या थी? ln P2 ओवर P1, बस डेराइव तो करी थी मैं, बस जस्ट ऐसी सेक ऑफ कंक्लूजन लिख रहा हूं, ठीक। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर, ठीक, 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ गई हमारे पास क्लॉजियस। अगर इसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें लॉग को बदलने के लिए, तो लॉग 10 बेस आ जाएगा, 10 बेस P2 ओवर P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, जो वेपर प्रेशर की बातें हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वो इसी से एक्सप्लेन करा था। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो कौन एक्सप्लेन करते हैं? क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। और क्लेपेरॉन इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं? जब भी हमारा फेस चेंज हो रहा होगा, फेस चेंज हो रहा होगा, तब हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। बताओ बच्चों मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आई? तो इस वीडियो में हमने ये वीडियो स्पेसिफिक वीडियो थी फॉर क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के लिए और क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए। मैंने क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और क्लैपेरॉन इक्वेशन दोनों को अच्छे से समझा दिया है, डेराइव भी कर दिया है, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को याद रखना, IIT-JEE में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, दोनों जगह पूछे जाते हैं, ठीक। और कहीं भी आप देखोगे तो इसको अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल बेस पे। न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक आध वीडियो और चलेगी। राउट लॉ तक हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, राउट लॉ के बाद हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। इज इट क्लियर? तो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।